सुप्रभातम विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत संधि प्रकरण पर चर्चा करेंगे। संधि प्रकरण के बारे में अध्यापन करेंगे। विद्यार्थियों, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, संधि कितने प्रकार की हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि की परिभाषा है परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता। संधि का सामान्य अर्थ है मेल, यानी दो शब्दों का जब मेल होता है आपस में तो उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी जब दो परस्पर वर्ण आपस में मिल जाते हैं और उनके मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे हम संधि कहते। जैसे मान के चलिए, हम इतिहास में भी सुना होगा कि दो राजाओं के मध्य में संधि हुई। संधि का होता है मतलब होता है, संधि का अर्थ होता है मेल। यानी जब वो दो राजाओं के बीच आपस में वार्ता हो जाती थी, सुलह हो जाती थी, तो उसको संधि कहते थे। यानी यहां पर दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। अब दो वर्णों का मेल, किसी का मेल हो या आपस में दो वर्ण मिलने से जो विकार पैदा हो जाए उसे हम संधि कहते। सीधी सी बात है, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि जहां पर दो परस्पर आपस में वर्ण मिलने से जो विकार पैदा होता है, जो उसमें परिवर्तन आता है, उसको हम संधि कहते। अब यहां पे बात आती है संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि कितने प्रकार की होती हैं, यह है प्रश्न। अब इसका संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि तीन प्रकार की होती हैं। संधियों को कितने भेद हैं? संधि के तीन भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? तीन। यह स्पष्ट है कि संधियां तीन प्रकार की होती हैं। संधियों के तीन भेद होते हैं। नंबर एक, स्वर संधि। नंबर दो, व्यंजन संधि। नंबर तीन, है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि।
तो यहां पे क्लियर हो गया संधियां कितनी होती हैं, कितने भेद होते हैं संधि के, होते हैं 3 भेद। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब हमारा जो इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग की जो हिंदी है उसमें वो आपकी हिंदी में मात्र 4 संधियां दी हुई हैं और उन 4 संधियों के बारे में ही हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्हीं संधियों के बारे में हम अध्यापन करेंगे। सबसे पहले आती है स्वर संधि। आपके पाठ्यक्रम में इंटरमीडिएट सामान्य वर्ग के हिंदी पाठ्यक्रम में सिर्फ स्वर संधि में 4 संधियां दी हुई हैं। कौन सी है? स्वर संधि। चलिए ये जानें कि स्वर संधियां किसे कहते हैं। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण आते हैं उन्हें स्वर संधि कहते हैं। यानी जब स्वर के बाद स्वर ही आते हैं, स्वर जैसे अ, ई, उ, रि, ली, अगर इनके बाद अगर स्वर ही आते हैं, जैसे आ के बाद आ आता है या आ के बाद अन्य कोई भी स्वर आता है, तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहां पर जैसे विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। अब यहां पे क्या है? इसमें स्वर है आ, इसमें स्वर आ और इसमें भी स्वर आ। अब ये दोनों स्वर मिलकर के यानी पहले पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रथम, पहले पद के अंत में और द्वितीय पद के पहले अगर स्वर आते हैं, दोनों जगह स्वर होते हैं, तो उन्हें हम स्वर संधि कहते। अब ये दोनों हैं, यहां पर भी आ है और यहां पर भी आ है, तो इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विद्यालय। इसका विद्यालय हो जाएगा। ये अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि परसन्निकर्ष संहिता, यानी एक के मेल को, यानी जब एक दूसरे शब्द आपस में मिल जाते हैं, 2 वर्णों का जो मेल हो जाता है, तो उसे हम संधि कहते हैं, या 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आपके पाठ्यक्रम में हमने बता दिया कि सिर्फ स्वर संधियां हैं। स्वर संधियों में भी 4 संधि हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वर संधि की भी पता चल गया होगा कि स्वरों के बाद जब स्वर ही आएंगे तो सीधी सी बात है उसमें स्वर संधि होगी। अगर व्यंजन संधि
अगर व्यंजन के बाद व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम स्वर संधि, वो व्यंजन संधि कहेंगे। और विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आए तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। अब सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। स्वर संधियों में दीर्घ संधि आती है। दीर्घ संधि सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। दीर्घ संधि इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः, ये इसका सूत्र है। यानी अकः, अब इसका हम कैसे पहचान करेंगे, अकह में क्या है, ये सब हमें जब पता चलेगा जब हमें माहेश्वर सूत्र पूरी जानकारी होगी। जैसे आ और का के बीच में क्या आता है, जैसे आयुणा, रिलिका एवं, ये सब हमें अगर याद होंगे अच्छी तरह से तो विद्यार्थियों हम अच्छी तरह से ये जान लेंगे कि आ और का के बीच में कौन कौन से आते हैं। जैसे मान के चलिए हमें ये देखना आ और का के बीच में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो जैसे देखेंगे यहां पर आ ई उ न और री लिरी क। अब यहां पर क्या होता है, आदिन अंत्य, यहां पर अंत का जो वर्ण होता है आदिन अंत्य सूत्र से, ये हलंत जो वर्ण होता है यहां पर इस वर्ण को हम नहीं गिनते हैं इसमें। तो यहां पर क्या हो गया, आ ई उ और री लिरी, इनके अंतर्गत आएंगे ये आ ई उ लिरी। जैसे तो इसकी परिभाषा होगी, दीर्घ संधि की परिभाषा होगी, जैसे ह्रस्व या दीर्घ जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री और लिरी, लिरी के बाद समान वर्ण आते हैं। समान वर्ण आते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। यानी जब ह्रस्व या दीर्घ छोटा, ये आ ई उ री और लिरी इसके बाद यही आते हैं। अगर आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ है, ई के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए, ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए और री के बाद री आए या री आए, तो उनका दीर्घ हो जाता है। इसका आ के बाद अगर आता है तो बड़ा आ हो जाता है, ई के बाद ई आती है तो बड़ी ई हो जाती है, और ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है, और री के बाद री आए तो री हो जाती है।
इसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे मान के चलिए यथा विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। अब यहां पर क्या है, यहां पर है आ, यहां पर बड़ा आ है, कौन सा स्वर है यहां पर, दीर्घ स्वर, और यहां पर भी क्या है, दीर्घ स्वर। जब ये दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, विद्यालय, इसका हो जाएगा विद्यालय। अब जैसे शिव धन आलय, शिव धन आलय, ऐसे इसमें क्या है, यहां पर यानी यहां पर ह्रस्व आ है और यहां पर दीर्घ आ। यहां पर जब दीर्घ आ है तो ह्रस्व आ या दीर्घ आ को, इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, शिवालय, क्या हो जाएगा, शिवालय। ऐसे ही मान के चलिए ई आती है, जैसे रवि धन इंद्र, यहां पर क्या है, ह्रस्व ई है और यहां पर भी ह्रस्व ई। इससे कोई मतलब नहीं है यहां दीर्घ ई आए या ह्रस्व ई आए, यहां पर ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, लेकिन दोनों को मिलाकर के दीर्घ ही स्वर होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ई दीर्घ, तो इसका क्या हो जाएगा, रविंद्र। अब इसका हो जाएगा रविंद्र। जैसे कपि धन ईशः, कपि धन ईशः, तो यहां पर भी है, यहां पर ह्रस्व ई है, यहां पर दीर्घ ई है। इन दोनों को मिलाकर के हो जाएगा दीर्घ ई, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपीशः, कपीशः हो जाएगा। अब आती है उ, जैसे भानु धन उदय, भानु धन उदय, यहां पर क्या है, ह्रस्व उ है और यहां पर क्या है, ह्रस्व उ। इन दोनों को मिलाकर के हो जाएगा दीर्घ उ, तो क्या हो जाएगा, भानुदय, भानुदय हो जाएगा इसका। अब जैसे री आती है, होत्री धन ऋकार, होत्री धन ऋकार, तो यहां पर क्या है, यहां पर भी री है और यहां पर भी री है। तो इन दोनों को मिलाकर के हो जाएगा री, दोनों को मिलाकर री हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा होत्रिकारः, क्या हो जाएगा, होत्रिकारः। ये दीर्घ संधि है। हालांकि मैंने ज्यादा उदाहरण नहीं लिए हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैंने बताया है कि इस तरह से ई आती है तो ई के बाद अगर ई आती है तो उसका दीर्घ हो जाएगा, उ आता है और उसके बाद उ आता है, छोटा हो या बड़ा हो तो उसका दीर्घ हो जाएगा, और री आती है या रिरी आती है तो उसकी रिरी हो जाएगी। इस तरह से हमने दीर्घ संधि को समझाया। अगले टॉपिक में फिर हम गुण संधि के विषय पर अध्यापन कार्य करेंगे। धन्यवाद।